दोस्तों, यदि इन्फ्लेशन या महंगाई को आम भाषा में बताया जाए तो इसका मतलब होता है चीजों का दाम बढ़ना। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि यदि किसी एक गुड्स या सर्विसेज की प्राइस में इंक्रीमेंट आता है तो उसे इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इन्फ्लेशन वर्ड का यूज केवल उस सिचुएशन में हो सकता है जब मार्केट में अवेलेबल ज्यादातर गुड्स और सर्विसेज के दामों में बढ़त दिखी जाए। कोरोना वायरस से उभरती हमारी दुनिया आज इसी इन्फ्लेशन या महंगाई को झेल रही है। मैक्सिमम देशों में लॉकडाउन हटने के बाद डिमांड और सप्लाई की चेन को नॉर्मलाइज करने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन कई डिसरप्शंस ने इन्हें कामयाब नहीं होने दिया है। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO ने वार्न किया है कि ग्लोबल फूड प्राइसेस आज पिछले एक दशक में सबसे ऊंचे लेवल पे पहुंच चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले आज दुनिया भर में फूड प्राइसेस 30% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। यदि केवल सीरियल्स के प्राइसेस की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले 22% की इंक्रीमेंट हुई है। वहीं वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस 10% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल के प्राइस में इंक्रीमेंट ने भी ग्लोबल इकोनॉमी के चैलेंजेस को और बढ़ाया है। दोस्तों, इंडिया भी आज अलार्मिंग इन्फ्लेशन रेट्स फेस कर रहा है। लाइवमिंट द्वारा किए गए एक एनालिसिस के अनुसार इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज किए गए लगभग 50% आइटम्स आज 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन देख रहे हैं, जिसे RBI के अनुसार 4% के अंडर होना चाहिए था। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का मकसद ग्लोबल और डोमेस्टिक लेवल पे फेस किए जा रहे इस अलार्मिंग इन्फ्लेशन को समझना है। आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम वर्ल्ड इकोनॉमी द्वारा फेस किए जाने वाले उन क्राइसिस के बारे में जानेंगे जिनके कारण दुनिया भर में महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके अलावा इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी चर्चा होगी, जहां हम इन्फ्लेशन के साथ साथ इसे कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट द्वारा लिए जाने वाले स्टेप्स पर भी नजर डालेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्राइसेस सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड करते हैं। यदि प्रोडक्ट्स की डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होती है तो उनके प्राइसेस कम होने लगते हैं, और यदि किसी प्रोडक्ट की सप्लाई से ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाए तो ऐसी सिचुएशन में प्राइसेस इंक्रीज होने लगते हैं। यूं तो एक मार्जिनल रेट यानी 2% से 4% का इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इस रेट तक पब्लिक इकोनॉमी में पैसे खर्च कर ज्यादा डिमांड क्रिएट करती है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन 4% से ज्यादा का इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। यानी कि इन्फ्लेशन भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड नाम के ओल्ड डिक्टम को फॉलो करता है। खैर, कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान दुनिया भर में हमें सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन देखने को मिले। जहां एक और लॉकडाउन ने कई आइटम की डिमांड को रिड्यूस किया, वहीं इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और छोटे बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स के बंद होने के कारण सप्लाई साइड पूरी तरह से बंद हो गया। लॉकडाउन द्वारा इकोनॉमी को हुए लॉसेस से रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने कई रिलीफ पैकेजेस को अनाउंस किया, जिससे इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आ सके। इंडियन गवर्नमेंट ने भी सेकेंड लॉकडाउन के बाद जून 2021 में ऐसे ही 6.29 लाख करोड़ के स्टिमुलस पैकेजेस को अनाउंस किया। लेकिन जहां एक और इन पैकेजेस ने मार्केट में कैश फ्लो बढ़ाकर लोगों को परचेजिंग पावर दे दी है, वहीं इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लॉकडाउन के बाद अचानक बढ़े इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाई, और इसी कारणवश सप्लाई से ज्यादा डिमांड बढ़ने लगी और रिजल्ट हुआ इन्फ्लेशन। लॉकडाउन के दौरान जिन आइटम्स की डिमांड ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी थी, उन आइटम्स को अचानक पब्लिक ने परचेज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये था इन्फ्लेशन को लेकर एक बेसिक एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा आज वर्ल्ड इकोनॉमी कई तरह के सप्लाई क्राइसिस को फेस कर रही है, जो इस इन्फ्लेशन के पीछे का कारण है। आइए उन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सेमीकंडक्टर चिप्स आज ह्यूमन एग्जिस्टेंस की कोर डिपेंडेंसी बन चुके हैं। हर साल दुनिया भर में 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा चिप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो मोबाइल फोन से लेकर कार्स और कंप्यूटर्स तक को सपोर्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अलग अलग फेजेस में बटा हुआ है, जिसमें हर देश की अपनी अपनी डोमिनेंस है। रिसर्च में US, मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान और साउथ कोरिया, और असेंबली में चाइना डोमिनेंट प्लेयर्स हैं। इन फेजेस से गुजर कर ही सेमीकंडक्टर चिप्स मार्केट में अवेलेबल हो पाती हैं। दोस्तों, लॉकडाउन ने अचानक से चिप्स की डिमांड साइड को बंद कर दिया। कई कंपनीज ने अपने ऑर्डर्स कैंसिल किए, जिसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी स्लो होने लगा। ऊपर से लॉकडाउन के चलते भी कई यूनिट्स ने अपना प्रोडक्शन मजबूरन कम कर दिया। लॉकडाउन के बाद जब इकोनॉमी दोबारा खोली गई तो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाया, और रिजल्ट हुआ मार्केट में सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेजेस। इसके अलावा वो कंपनीज जिनके पास चिप्स का एक्सेस था, उन्होंने मार्केट क्राइसिस को देखते हुए उन्हें स्टॉक करना बेहतर समझा, जिसने शॉर्टेजेस को और इंक्रीज किया। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान कंप्यूटर्स की डिमांड हमने बढ़ती हुई देखी।
लैपटॉप्स के प्रेवलेंट यूज के साथ साथ पिछले 10 सालों में कंप्यूटर की डिमांड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई थी, लेकिन लॉकडाउन और उससे जन्म हुए वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने इसे दोबारा शुरू कर दिया। लॉकडाउन से घर पर फंसे लोग लीजर के लिए अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करने लगे और इससे गेमिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे प्ले स्टेशंस और बाकी की डिवाइसेस की डिमांड्स को भी बूस्ट मिला। इन सब की डिमांड को फुलफिल करने के लिए भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज ने अपनी सप्लाई डाइवर्सिफाई कर दी और पहले जिन कंपनीज को चिप्स मिल रहे थे उनके लिए शॉर्टेजेस क्रिएट हो गई। इस सप्लाई क्रंच की मार शायद सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को झेलनी पड़ी, जिनमें चिप्स का इस्तेमाल काफी लार्ज स्केल में होता है। इन सब का रिजल्ट इन्फ्लेशन के तौर पे देखा गया। दोस्तों, लॉकडाउन ने ग्लोबली लेबर फोर्स को एक बड़ा शॉक दिया है। लॉकडाउन में बंद हुए प्रोडक्शन और ऑपरेशनल स्लोडाउन के कारण वर्ल्ड वाइड कई लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। लॉकडाउन के बाद जब इकोनॉमी दोबारा ओपन हुई तो वर्कर्स क्राइसिस देखा गया, जिसने प्रोडक्शन को स्लो डाउन किया। इसका एक मेजर कारण था लॉकडाउन के बाद लेबर फोर्स के बिहेवियर में हुए चेंजेस। न केवल कई वर्कर्स ने अपने प्रोफेशन को स्विच कर ऐसे प्रोफेशन को चुनने का प्रयास किया जो डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा सपोर्टेड हो, बल्कि लेबर फोर्स के एक बड़े सेक्शन ने फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की जगह पार्ट टाइम जॉब प्रेफर किया। इसके अलावा कई वर्कर्स ने डेली ऑफिस जॉब से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हुए इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप का भी रास्ता अपनाया। इस लॉकडाउन ने विमेन वर्कफोर्स के ऊपर भी गहरा इम्पैक्ट डाला, जिन्हें ऑफिसेस क्लोज होने के बाद घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ गईं ड्यू टू एग्जिस्टिंग पैट्रियार्कल सोसाइटी स्ट्रक्चर। आज मेजॉरिटी ऑफ विमेन लेबर फोर्स वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस को परस्यू करती हुई दिख रही हैं, ना कि वैसे काम जिसके कारण उन्हें ऑफिस जाना पड़े। दोस्तों, लॉकडाउन के कारण नए वर्कर्स की ट्रेनिंग और एक्लिमेटाइजेशन का प्रोसेस भी पूरी तरह से बंद रहा। इस पूरे पीरियड के दौरान हर वो सेक्टर जिसमें ट्रेन लेबर की जरूरत होती है वहां नए लेबर पार्टिसिपेंट्स शामिल नहीं हो पाए, जिससे प्रोडक्शन डिमांड को फुलफिल करने में नाकामयाब रही। इसके अलावा लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस के कारण लेबर फोर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल नहीं कर पाई, जिसने इस क्राइसिस को फर्दर इंक्रीज किया। इस पूरे क्राइसिस का असर प्रोडक्शन यूनिट्स पे दिखा, जो सडन इंक्रीज डिमांड के बावजूद सप्लाई नहीं बढ़ा पाई। दोस्तों, कोविड के अलावा बीते कुछ सालों में हम अपने आसपास क्लाइमेट चेंज को महसूस कर पा रहे हैं। एक लंबे समय से क्लाइमेट चेंज ने हमारे एनवायरनमेंट पे असर तो डाला ही है, लेकिन इससे वर्ल्ड के फूड गेन्स प्रोडक्शंस पर भी सीवियर इम्पैक्ट देखा गया है। पिछले कुछ सालों में अचानक हुई बारिश, सूखे और स्नोफॉल ने दुनिया भर की फसलों को बर्बाद किया है, जिसने फूड आइटम्स के सेक्टर में क्राइसिस क्रिएट किया है। इंडिया से लेकर ब्राजील, दुनिया के आज लगभग सारे देश क्लाइमेट चेंज से डिस्ट्रॉय हुए फूड क्रॉप्स का असर झेल रहे हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक बीते सालों में क्लाइमेट चेंज द्वारा फ्लड के कारण इंडिया की 30% फसलें बर्बाद हुई हैं। ब्राजील के कॉफी प्लांट्स भी अचानक हुए स्नोफॉल के कारण क्राइसिस देख रहे हैं, जो आने वाले कुछ सालों तक कंटिन्यू होने वाला है। वेजिटेबल्स, सीरियल्स और दूसरे कंजम्पशन गुड में हुए इस क्राइसिस ने ग्लोबल लेवल पे फूड प्राइसेस को इंक्रीज किया है, जिस कारण हम मार्केट में फूड प्राइस में भी इन्फ्लेशन देख सकते हैं। फूड सप्लाई भी ग्लोबलाइजेशन के चलते इंटरकनेक्टेड है और इसलिए एक रीजन का सप्लाई क्रंच पूरी दुनिया के इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट कर रहा है। दोस्तों, आज वर्ल्ड का लगभग 90% ऑफ ट्रेड शिपिंग इंडस्ट्री द्वारा कंडक्ट किया जाता है। मेगा कार्गो कैरियर गुड्स को एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं, जिससे वर्ल्ड ट्रेड चलता रहता है। समय के साथ साथ इन मेगा कार्गो कैरियर्स ने तो इंक्रीमेंट देखी है, लेकिन बड़े पोर्ट्स जहां इन कैरियर से कंटेनर्स अनलोड किया जा सके उनमें बढ़त नहीं हुई है। लॉकडाउन से पहले फिर भी इन पोर्ट्स पे काम चल रहा था, जिससे कंटेनर शिप्स को अनलोड करने के लिए वेट नहीं करना पड़ता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद घटते लेबर फोर्स ने यहाँ क्राइसिस जनरेट की है। पहले से डेफिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहे पोर्ट्स में वर्कर्स के डिक्लाइन ने कार्गो अनलोड करने के समय को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया है। एक समय पे जहां चाइना से अमेरिका भेजे गए कंटेनर को अनलोड कर वापस आने में 2 महीने का समय लगता था, आज वो 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। इस फैक्टर ने सप्लाई क्रंच को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके अलावा बढ़ते ऑयल प्राइसेस ने भी आज शिपिंग कॉस्ट को पिछले सालों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा इंक्रीज किया है। दोस्तों, लॉकडाउन ने जहां एक और डिमांड बंद कर कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को क्लोज कर दिया था, वहीं इसके कारण आज कई खाली पड़े कंटेनर्स भी दुनिया के कई कोनों में पड़े हैं। ये कंटेनर्स जिन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होना था, आज एक्सपोर्टिंग फर्म्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे एक्सपोर्ट क्राइसिस और बढ़ती हुई दिख रही है।
इसके अलावा देशों द्वारा लॉकडाउन के बाद इमिग्रेशन को लेकर बनाए गए रूल्स ने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चेन को सीवियरली हार्म किया है। दोस्तों, इन सारे कारणों के अलावा और भी कई कारण हैं जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी आज एक क्राइसिस का सामना कर रही है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की चर्चा पिछले महीनों में जोरों में रही है, जिसके चलते ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज जैसे कोल और ऑयल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। बढ़ते हुए क्रूड ऑयल प्राइसेस ने तो दुनिया भर में ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया है, जिस कारण ट्रांसपोर्टेड गुड्स के दाम भी बढ़े हैं। शिपिंग से लेकर शॉप्स पे डिलीवरी तक यूज किए गए व्हीकल्स आज भी ऑयल पे डिपेंडेंट है, जिस कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस का राइज उन गुड्स के प्राइसेस पर भी रिफ्लेक्ट होता है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे कंट्रीज के बीच ट्रेड वॉर भी इस क्राइसिस के जिम्मेदार है। यूएस और चाइना इसका बेस्ट एग्जांपल है। हुआवे और कई ऐसी चाइनीज फर्म्स ने यूएस द्वारा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताते हुए लगाए जाने वाले बैन्स के रिस्पॉन्स में चाइना ने भी कई स्टेप्स लिए हैं, जिससे यूएस सप्लाइड गुड्स पे टैरिफ बढ़ सके। ये दोनों देश आज ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सिग्निफिकेंट हैं। यूएस और चाइना के बीच के ट्रेड वॉर ने न केवल इन दोनों देशों की रिस्पेक्टिव इकोनॉमी को हर्ट किया है, बल्कि दूसरे देशों के भी इकोनॉमी को जो अपने गुड्स यूएस या चाइना से परचेस करते हैं उनको भी हर्ट किया है। इसके अलावा कोविड लॉकडाउन के कारण इंडिया और दूसरे देश में मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को बड़ा झटका मिला है। बड़ी कंपनीज के पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो लॉकडाउन के इम्पैक्ट को झेल जाए, लेकिन छोटे यूनिट्स सर्वाइव नहीं कर पाए। जहां एक और उन स्मॉल यूनिट्स के क्लोज होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, वहीं उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए कई आइटम्स की अवेलेबिलिटी भी कम हुई है, जिसने मार्केट में क्राइसिस क्रिएट की है। दोस्तों, यदि इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो हम कुछ खास कारणों से अपनी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देख रहे हैं। इनमें एक बड़ा कारण है क्रूड ऑयल प्राइसेस का राइज होना। इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ने मार्केट की दूसरी कमोडिटीज पे अपना इम्पैक्ट दिखाया है, जिस कारण मैक्सिमम गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा एडिबल ऑयल और दूसरे आइटम्स पर इंपोर्ट डिपेंडेंस के चलते भी आज हम ग्लोबल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में देख रहे हैं। जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन कोरोना वायरस के कारण डिसरप्ट हुई है, इंडिया ने भी इसका असर देखा है। इसके अलावा इंडिया के लेबर क्लास के ऊपर भी लॉकडाउन ने गहरा इम्पैक्ट डाला है। आज इंडिया के वर्किंग पॉपुलेशन का 93% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर्स में एम्प्लॉयड है, जहां डेली वेजेस के अलावा कोई दूसरा सपोर्ट नहीं मिल पाता। वहीं एमएसएमई सेक्टर के ऊपर लॉकडाउन के इम्पैक्ट ने ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को 2018 में 57% से घटाकर आज 15 से 20% कर दिया है। दोस्तों, ये रिडक्शन बेटर पॉलिसीज के कारण नहीं हुआ है, जिससे इनफॉर्मल सेक्टर के फर्म्स फॉर्मल सेक्टर में इंटीग्रेट हो गए हों, बल्कि लगातार गिरती हुई इकोनॉमी और लॉकडाउन ने इन्हें क्लोज किया है। और तो और लेबर शॉर्टेजेस ने भी इंडिया के प्रोडक्शन यूनिट्स को सिग्निफिकेंटली हर्ट किया है। दोस्तों, जहां एक और कोरोना वायरस लेड लॉकडाउन ने ग्लोबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस डाले हैं, वहीं इसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी के एग्जिस्टिंग इश्यूज भी सामने उभर कर आए हैं। आज इंडिया समेत पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स इस डिमांड पुल इन्फ्लेशन को मिटिगेट करने के अनेक प्रयास कर रही है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऐसे इन्फ्लेशन को कहा जाता है जिसमें डिमांड सप्लाई से ज्यादा बढ़ जाती है और कमोडिटीज का क्राइसिस देखने को मिलता है। ऐसी सिचुएशन मार्केट में एक्सेसिव कैश और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी के कारण होते हैं, जो डिमांड को फर्दर इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा इंडिया जैसे कंट्रीज जिन्हें फ्री वैक्सीनेशन के लिए क्रूड ऑयल पे टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ा है, वो आज दूसरे विकल्पों की तलाश कर रही है, जिससे ओवरऑल क्रूड ऑयल प्राइसेस रिड्यूस किए जा सके। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है और हम कैसे इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।